वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी सभी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप सभी को अच्छी लगती होंगी और आप इतना प्यार दे रहे हैं, उससे मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मुझे कमेंट में अपने क्वेरीज या फिर अपने क्वेश्चन या फिर अपने केस से रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं तो प्लीज उसको थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए, ताकि मैं उनका जवाब देने में ज्यादा मुझे समझ आए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। और अगर आप यहाँ पे कमेंट में आप नहीं लिख सकते तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेरे जितने भी कम्युनिकेशन पैनल हैं मैंने उन सभी का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आप मुझे वहां पर जाके आप मुझे मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए, जैसा कि हमेशा मेरे थंबनेल से आपको पता चल जाता है कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो लेडीज के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक लड़की जब बहू बन के अपने ससुराल में जाती है तो उसको नहीं पता होता कि उसके पास क्या क्या राइट्स है। आजकल तो जो जनरेशन है वो एजुकेटेड ही इतनी है, उनको अपने राइट्स का पता है, लेकिन फिर भी ऐसी लेडीज हैं जिनको नहीं पता उनके क्या राइट्स हैं। वो उनके राइट्स होते हुए वो कुछ नहीं बोल पाती हैं, दब के रहती हैं। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन उन सभी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लेडीज के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं। क्योंकि देखा जाता है कि बोला जाता है कि जो बहू है उसका ना तो मायके वाला घर होता है ना ससुराल वाला घर होता है, तो उनके माइंड में ये सेट हो जाता है कि हमारा तो कोई घर ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको एक एक करके सारे राइट्स बताऊंगी। आप बस लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिए ताकि आपको भी आपके राइट्स का पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की जब एक बहू अपने ससुराल में होती है तो उसके पास सबसे पहला अधिकार क्या होता है। देखिए, सबसे पहला अधिकार होता है संपत्ति का अधिकार। अब ये संपत्ति क्या होती है, देखिए ये या तो मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है, दोनों टाइप की हो सकती है। शादी के टाइम जब एक लड़की को उसके मायके वाले और उसके ससुराल वाले जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति, जो भी सामान उसको दिया जाता है उस पे सिर्फ और सिर्फ उस लड़की का ही हक होता है और किसी का भी नहीं होता, इवन उसके हस्बैंड का भी नहीं होता। तो ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि शादी के टाइम आपको चाहे आपके ससुराल वालों ने दिया है और अगर बाद में वो आपसे उसको लेने की डिमांड करते हैं तो उनके पास राइट नहीं है वो आपसे ले सके, वो आपकी ही है। और अगर जबरदस्ती वो आपसे लेके उसका मिसयूज कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगवा सकते हैं। जी हाँ, आईपीसी के सेक्शन 406 में उनको पनिशेबल आप पनिशमेंट दिलवा सकते हैं और 3 साल की पनिशमेंट है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर वो आपको फोर्स कर रहे हैं या फिर आपके सामान को आपको नहीं दिया जा रहा है तो उनको वहां पर 3 साल तक की पनिशमेंट भी हो सकती है। तो आप, आई होप पहला राइट आपको समझ आया होगा। अब सेकंड, जैसा आपका हस्बैंड लाइफ जी रहा है, जिस लाइफ स्टेटस से वो रह रहा है, जितने स्टैंडर्ड से वो रह रहा है, आपको भी उतना ही राइट है उसके सेम लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग रहने का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हस्बैंड, आपके हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं है लेकिन आप डिमांड कर रही हैं बहुत ही हाई फाई या फिर लग्जीरियस लाइफ जीने की, तो ऐसा नहीं है। जैसा वो जी रहा है, जैसा वो खा रहा है, बिल्कुल इक्वली आपको राइट है। ठीक है, जैसी हैसियत है वैसा ही आपको भी रहना पड़ेगा। वो अगर बहुत अच्छा जी रहा है, बहुत अच्छा अच्छा होटल्स में जा रहे हैं या फिर घूमने जा रहे हैं, आपको नहीं ले जा रहे हैं हर बात, तो आपको भी राइट है ये बोलने का कि आप घूमने जा रहे हो, मैं भी आपके साथ घूमने जाऊंगी। तो सेकंड राइट ये कि जैसा हस्बैंड अपनी लाइफ को जिएगा वैसे ही आपको अपनी लाइफ को जीने का राइट है। अब थर्ड चीज आते हैं कि राइट टू रेजिडेंस। बात वहीं आ गई कि हमारा घर कौन सा है, मायके वाला या ससुराल। आपका घर मायका भी है, आपका घर ससुराल भी है। देखिए कैसे राइट टू रेजिडेंस आपको डीवी एक्ट में ये प्रोवाइड करता है सेक्शन 19 में। अगर आपके हस्बैंड या ससुराल वाले आपको निकाल रहे हैं उस घर से तो वो ऐसा नहीं कर सकते, ये आपका राइट है। आप किसी भी कोर्ट में सेक्शन 19 डीवी एक्ट में एप्लीकेशन मूव करके रेजिडेंस ऑर्डर ले सकते हैं कि आपको उस घर से नहीं निकाला जा सकता। प्रोटेक्शन ऑफ रेजिडेंस मतलब कि आपका राइट है उस घर में रहने का, आपको वहां से कोई भी नहीं निकाल सकता है। तो ये वाला राइट आपको पता चल गया। उसके बाद ये चीज है डिवोर्स की।
ठीक है, आपके पास भी राइट है, हस्बैंड के पास भी राइट है डिवोर्स लेने का, दोनों के पास सेम राइट है डिवोर्स लेने का। अगर आपके हस्बैंड किसी के साथ अडल्ट्री में है, या फिर उन्होंने सेकंड शादी कर ली है, या फिर वो क्रुएल्टी कर रहे हैं आपके साथ, सेम एज हस्बैंड के ऊपर अप्लाई होता है, तो आप दोनों हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 30 में डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। या फिर आपके पास आपके हस्बैंड काफी सालों से आपके पास आ ही नहीं रहे, आपका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है उनके साथ, तो भी आप वन साइडेड डिवोर्स ले सकते हैं। उसके बाद आता है चाइल्ड कस्टडी। देखिए, आपके पास चाइल्ड कस्टडी का राइट है। एक 5 साल तक के बच्चे का जो चाइल्ड कस्टडी दी जाती है वो माँ को दी जाती है। सबसे पहला अधिकार बच्चे के ऊपर माँ का होता है, क्योंकि माँ ही उसका फर्स्ट वो माना जाता है केयर टेकर, तो माँ को ही फर्स्ट चाइल्ड कस्टडी दी जाती है 5 साल से छोटे बच्चों का। उसके बाद आपको आता है अबॉर्शन करवाने का राइट। देखिए, अबॉर्शन अगर आप करवाना चाहती हैं, अगर आपका 24 वीक से कम का कंसीव है, मतलब कि प्रेगनेंसी 24 वीक से कम की है, तो आपको हस्बैंड की या फिर मदर इन लॉ की या फिर किसी की भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन 24 वीक से ज्यादा हो जाता है और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अबॉर्शन करवाना जरूरी है, तो डॉक्टर की सलाह से और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप अबॉर्शन करवा सकती हैं। कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गई कि अब तो अबॉर्शन करवाना जरूरी है, तो ही कोर्ट की परमिशन से, आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको आपके फादर की प्रॉपर्टी से कैसे राइट्स मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर बात आ गई कि आपके मायके वाला घर है, वहां वो भी घर है आपका, आपकी फादर की प्रॉपर्टी में भी आपका राइट है। बस शर्त ये है कि आपके फादर ने कोई विल ना लिख रखी हो, या फिर आपका जो विल में आपका कुछ भी आपको दिया ना गया हो, फिर आप वहां पे जाके प्रॉपर्टी में अपना राइट नहीं ले सकते हैं। क्योंकि हिंदू मैरिज सक्सेशन एक्ट 2005 आपको ये राइट देता है कि आपके फादर की प्रॉपर्टी में भी आपका राइट है। उसके बाद आपके पास आता है डीवी एक्ट 2005, जिसने भर भर के आपको राइट्स दिए हुए हैं। अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो डीवी एक्ट में जाइए और आपको काफी सारे रिलीफ्स मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डीवी एक्ट पे भी एक वीडियो लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं पूरे डीवी एक्ट में जितने भी राइट्स हैं लेडीज की, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगी। बस आपके कमेंट्स का मुझे रिप्लाई रहेगा, जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से मैं वीडियो लेकर आऊंगी। अब आपको एक चीज और बता दूं कि डीवी एक्ट स्पेशल सिर्फ वाइफ के लिए नहीं है। यहाँ पे कोई भी लेडी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि एनी वुमेन, वो मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, मदर इन लॉ भी हो सकती है, एक सर्वेंट भी हो सकती है, और कोई जरूरी नहीं है कि हस्बैंड के थ्रू ही किया जा रहा है। हस्बैंड के अलावा वो देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है, ससुर भी हो सकता है। कोई भी लेडी या फिर कोई भी मैन अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में एक ही छत के नीचे कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो और फिर वहां पे घरेलू हिंसा होती है, तो वहां पर उस लेडी को राइट है कि वो डीवी एक्ट के सेक्शन 12 में जाके अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकती है। उसके बाद एक बहू के पास राइट है मेंटेनेंस का। जी हाँ, अगर आपको डिवोर्स आपने फाइल कर रखा है और कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, आपके पास सबसे अच्छा जो राइट है कि आपका हस्बैंड आपको मेंटेन करेगा सीआरपीसी के सेक्शन 125 में। अब यहाँ पे भी मेंटेनेंस मिलती है, आपको डीवी एक्ट में भी मेंटेनेंस मिलता है, क्योंकि मेंटेनेंस का राइट आपको वहां पे भी दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि डीवी एक्ट में तो आपको भर भर के राइट्स मिले हुए हैं। उसके बाद मैं मेंटेनेंस के ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट भी है, रजनीश वर्सेस नेहा, जिसमें ये माना गया है कि दोनों का इनकम सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मेंटेनेंस बांधा जाता है तो दोनों पार्टी का सर्कमस्टांसेस, उनकी कंडीशंस या फिर लाइफस्टाइल देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मन में आया उतना ही मेंटेनेंस बांध दिया, जी नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पार्टी कितना अर्न कर रही है, या फिर जिसको मेंटेनेंस देना है क्या वो ऑलरेडी उतना कमा रहा है, या फिर उसको मेंटेनेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये कोर्ट डिसाइड करती है। उसके बाद एक और राइट है 498A दहेज के केस का। जैसा कि आपको पता है कि ये आपको एक राइट दिया गया है, एक शेल्टर के टाइप से दिया गया है सेक्शन, लेकिन आज के टाइम में इस सेक्शन का धड़ल्ले से मिसयूज हो रहा है, क्योंकि आप सेक्शन 13 में फाइल करते हैं तलाक का केस, लेकिन आप एज ए गिफ्टेड इन सेक्शंस को लगा देते हैं, एफआईआर लगा देते हैं 498A की, 406 की आईपीसी की, और 376, 354 आप
मन में आया और लगवा दिया, लेकिन ये प्रूफ नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस बंदे पे ये लगते हैं उसकी सोसाइटी में रेपुटेशन और इमेज तो डाउन होती है। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस सेक्शन को 498 को आप 498A को आप एज ए शेल्टर यूज कीजिए, क्योंकि कानून ने अगर आपको राइट दिए हैं तो उसका मिसयूज ना कीजिए, क्योंकि 90% केसेस आज के टाइम में इसके झूठे केस दर्ज होते हैं। एक्चुअल में डाउरी की डिमांड नहीं होती है, लेकिन कुछ एक केसेस होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, लेकिन मोस्टली 90% केसेस झूठे होते हैं, जो बाद में झूठे भी डिक्लेयर होते हैं। तो आने वाला जो नया कानून है उसमें भी इससे लेके रिलेटेड प्रोविजन है। अगर आप झूठे केस लगवाते हैं और फिर बाद में अगर फॉल्स एलिगेशन प्रूव भी हो जाते हैं तो आपके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं। तो आने वाले टाइम में काफी चेंजेस मिलेगा आपको कानून में, लेकिन अब फिर भी मैं आपको यही कहूंगी, जो जो राइट्स मैंने आपको बताया है इनका मिसयूज ना कीजिए, इनका यूज कीजिए अगर इनका वायलेशन आपके साथ हो रहा है। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताइए क्या आपको इन सभी राइट्स का पता था, और अगर पता था तो कहां तक आप इनका यूज करती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।